है ये हम समझेंगे। ये बेटा 6 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थियोरेटिकल के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम समझते हैं कि निवेश गुणक जो है क्या होता है। ठीक है, इसके पहली बात तो कई सारे नाम हैं, इसको आप जो है निवेश गुणक भी कह सकते हो। ठीक है, इसको आप जो है उत्पादन गुणक भी कह सकते हो। ठीक है, निवेश गुणक भी कह सकते हो, उत्पादन गुणक भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। इसके एक नाम हो रहा है हिंदी में, इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इसको कहते हैं। अब ये क्या है ये ज़रा समझिए। ये बेटा बहुत ही इजी चीज़ है। ठीक है, ये आपको ये बताता है, इसको जो इंडिकेट करते हैं हम, ये करते हैं बेटा के से। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। सबसे पहले तो इसके 3 फार्मूले होते हैं। ठीक है, एक तो ये होता है इसका फॉर्मूला, दूसरा जो फॉर्मूला होता है इसका ये होता है 1/1 माइनस MPC, एक ये होता है इसका फॉर्मूला, और तीसरा जो इसका फॉर्मूला होता है एक होता है ये इसका फॉर्मूला 1/1 में MPS। MPC के साथ भी फॉर्मूला है, MPS के साथ भी इसका फॉर्मूला है, और एक ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले अगर हम अर्थ की बात करते हैं कि निवेश गुणक या उत्पादन गुणक क्या होता है, तो हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि भाई ये जो है इस फॉर्मूले को ही डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भाई ये जो है, अगर आपको इसका अर्थ याद नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो है आय में परिवर्तन, ये डेल्टा वाई आय में परिवर्तन हो गया। ठीक है, यह है आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन, यह है आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन। निवेश में परिवर्तन इसको बोलेंगे डेल्टा आई। यह आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के बीच का, निवेश में परिवर्तन के बीच का अनुपात है। ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको अर्थ याद नहीं है तो आप इसी फॉर्मूले को थ्योरेटिकल में लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ये भी जुगाड़ आपका बन जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले बेटा आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। लेकिन ये है क्या, क्या बताएगा ये, क्यों पढ़ना है मेरे को इसको, क्या दिक्कत क्या है, ये पहले ज़रा आप ये समझिए। ये आपको ये बताता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, मेरा नाम रोहित है। जब मेरी इनकम 1 लाख रुपए थी, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जब मेरी इनकम 1 लाख रुपए थी तो मैं इसको Y0 से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो मैं भैया जी एक रिपीट कर दोगे थोड़ा सा? हाँ, अभी तो मैंने बस यही बोला है कि हमारे जो टॉपिक का नाम है ये निवेश गुणक और उत्पादन गुणक टॉपिक का नाम है। इसके 3 फार्मूले होते हैं, एक ये, एक MPC के साथ, एक MPS के साथ। तो सबसे पहले मैंने इसका अर्थ बताया है कि इसके अर्थ में आप इस वाले फॉर्मूले को ही थ्योरेटिकल लिख सकते हो कि ये आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन, आय और निवेश इसके बीच का क्या है, इसके बीच का अनुपात है, ये इसके आप अर्थ में लिख सकते हो। लेकिन ये टॉपिक है क्या, ये क्या आपको बताता है, ये आपको पहले ज़रा समझना है। तो मैंने बोला मान लीजिए मेरी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए की इनकम पे मैं जो है 10,000 रुपये का निवेश करता हूँ। अब क्या हुआ, अगर मेरी इनकम, मान लीजिए अगर मेरी इनकम 2 लाख रुपए हो जाती है, अगर मेरी इनकम 2 लाख रुपए हो जाती है, पहले 1 लाख थी और अब जो है कितनी हो गई, अब जो है 2 लाख रुपए हो गई। ठीक है, तो अगर मेरी इनकम 2 लाख रुपए हो जाती है तो भाई 2 लाख रुपए की इनकम पे अब मान लीजिए 2 लाख रुपए की इनकम पे अब मान लीजिए मैं जो है 20,000 रुपये का निवेश कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा पुराना निवेश था और ये मेरा नया निवेश है। सिंपल सी बात है, इनकम बढ़ने पे इन्वेस्टमेंट भी जो है वो बढ़ती है। इनकम का और इन्वेस्टमेंट का सीधा रिलेशन होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा वाई अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, Y1 में से Y0 को माइनस करना पड़ेगा। कितना आएगा, इसमें से इसको हम घटा देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1 लाख रुपए। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इनकम का 10% इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ, जब मेरी इनकम 1 लाख थी तो मैं 10,000 का निवेश करता था। अब मेरी इनकम 1 लाख से 2 लाख हो गई तो मैं जो है 20,000 रुपये का निवेश कर रहा हूँ।
तो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो यहाँ कितना आएगा I1 माइनस I0। तो यहाँ अगर मैं डेल्टा आई निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा आपका 20 में से 10,000 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका 10,000 रुपये। ठीक है, तो अगर मैं इसको के वाले फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा कि 1,00,000 रुपये तो यहाँ पे पुट हो जाएंगे और 10,000 रुपये यहाँ पे पुट हो जाएंगे। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे और आंसर में आएगा 10। इसका जो आंसर है वो गुणा में निकलता है टाइम्स में, 10 गुना। ठीक है, तो ये के की वैल्यू जो आई हमारे पास ये आ गई आपके पास 10। अब ये 10 जो आई है ये बेटा किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, आप ज़रा ये समझिए। ये 10 जो है ये बेटा इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आय में जो वृद्धि है ना, आय में जो वृद्धि है वो निवेश में वृद्धि की, वो निवेश में वृद्धि की कितने गुना है, कितने गुना है, इस चीज़ को शो करता है निवेश गुणक। ये भी लिख सकते हो आप इसके अर्थ में कि निवेश गुणक आपको ये बताता है कि आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि की कितने गुना है। अब इस लाइन का मतलब समझिए, आय में वृद्धि कितनी हुई थी, आय में वृद्धि जो हुई थी ये हुई थी 1,00,000। ठीक है, निवेश में वृद्धि कितनी हुई थी, निवेश में जो वृद्धि हुई थी ये हुई थी 10,000। तो आप सीधा सीधा देखिए भाई, ये 10,000 लिखा हुआ है, ये 1,00,000 लिखा हुआ है, तो 10,000 और 1,00,000, 1,00,000 10,000 का कितने गुना है, 10 गुना है ना, 10 गुना है भाई। जब मैं 10,000 को 10 से गुना करूँगा तो क्या आएगा, 1,00,000 आएगा। तो निवेश गुणक आपको ये बताता है कि आय में जो वृद्धि है वो निवेश में वृद्धि के कितने गुना है। मतलब होता क्या है, जब हम निवेश करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जब हम निवेश करते हैं तो निवेश से क्या होता है, निवेश से आय का सर्जन होता है। जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट होती है तो इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट होती है। तो निवेश गुणक आपको ये बताता है कि मान लीजिए मैंने कहीं पे 10,000 रुपये का निवेश किया, ठीक है, जिसकी वजह से आय में 1,00,000 की इंक्रीमेंट हो गई। तो निवेश गुणक आपको ये बताएगा कि 10,000 रुपये के निवेश करने से आय में 1,00,000 की वृद्धि हो गई। मतलब कितने गुना वृद्धि हो गई, 10 गुना वृद्धि हो गई। ये आपको निवेश गुणक बताता है। निवेश गुणक क्या बताएगा आपको कि भाई अगर आपने कहीं पे भी इतने रुपए का निवेश किया है तो इतने रुपए का निवेश करने से आय में, उस निवेश के करने से आय में कितने गुना वृद्धि हुई, वो निवेश गुणक आपको बताता है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बेटा, मैंने आपको कल इससे प्रीवियस क्लास में एडी और एएस से अर्थव्यवस्था किस तरीके से संतुलन में आती है, वहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम समझाया था, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि आपको सबसे पहले तो इस तरीके से जो बनता है, ये आपका बनता है एएस कर्व, ये समग्र पूर्ति का कर्व है, और इस तरीके से जो बनता है आपका, ये आपका जो है समग्र मांग वक्र है, जो कि सम होता है सी और आई का। ठीक है, तो एडी और एएस कर्व आपस में कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, आपस में जहाँ पे भी ये कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे भी ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था क्या है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था भी इक्विलिब्रियम पे आ रही है। ये राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब क्या होता है, अब अर्थव्यवस्था के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जाती है, नई नई इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट की जाती है, मतलब नए नए उद्योग इस्टेब्लिश होते हैं, निवेश किया जाता है एडिशनल। तो अब ये सी प्लस आई था बेटा, अब जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो ये एडी कर्व है, इसको AD1 नाम दे दीजिए। जब अर्थव्यवस्था के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो ये कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए नया जो है, नया कर्व जो है वो ये वाला बन गया, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं AD1। ठीक है, इसको AD1 नाम दे दीजिए, इसको AD2 नाम दे दीजिए। तो ये वाला जो AD2 है ये क्या है, C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ये डेल्टा आई क्या है, जो अर्थव्यवस्था के अंदर
जो अर्थव्यवस्था के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गई है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर इतनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गई है डेल्टा आई, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, ये पॉइंट अब कहाँ पे इसको कट कर रहा है, ये पॉइंट अब बेटा इसको यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये इनकम अब कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ रही है, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ रही है। ये जो चेंज है ये क्या है, ये जो है ये भाई डेल्टा वाई है। तो आप ये देखिए बेटा कि अर्थव्यवस्था के अंदर केवल इतना सा निवेश करने से अर्थव्यवस्था में इतनी इनकम जो है वो ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो यही निवेश गुणक आपको बताता है कि निवेश करने से आय का सर्जन तो होगा, लेकिन कितने गुना ज़्यादा होगा, ये निवेश गुणक आपको बताता है। एक और एग्जाम्पल समझिए, बिल्कुल सिंपल और सरल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए बिल्कुल सिंपल कि ये आपको बताएगा क्या। मान लीजिए अभी आज की डेट में, आज क्या डेट है, आज डेट है 11/5/2022, ठीक है। बिल्कुल एक जीता जागता सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। मान लीजिए अभी बेटा भारत के अंदर 100 उद्योग हैं, ठीक है। कितने उद्योग हैं, 100 उद्योग हैं। टोटल जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं 100 हैं, ठीक है। उससे जो देश की राष्ट्रीय आय आती है वो आती है आपकी 80,000 रुपये, ठीक है। 80,000 रुपये इनकम जनरेट होती है इन 100 उद्योगों से, केवल यही है 100 और कुछ नहीं है। अब क्या होता है, अब एक नया उद्योग खुलता है, चाहे वो सरकार खोले या वो कोई भी खोले, एक नया उद्योग खुल रहा है, ठीक है। 101वां उद्योग अब खुल रहा है, एक नई इंडस्ट्री ओपन हो रही है। और इस एक उद्योग को खुलने के लिए कितने रुपए लगेंगे, 10,000 रुपये लगेंगे इस एक उद्योग को खुलने में, ठीक है। 10,000 रुपये लगेंगे 101वां उद्योग खुलने में। और इस उद्योग के खुलने से क्या होगा, मैंने बोला भाई निवेश हो रहा है बेटा, ये एक तरीके का निवेश से आय का सर्जन होता है। इस एक उद्योग के खुलने से पहले जो मेरी राष्ट्रीय आय 80,000 थी, अब मेरी राष्ट्रीय आय 1 लाख पे पहुंच जाएगी इस एक उद्योग के खुलने से। तो पहले जो अब देखो, अब मैं जब यहाँ पे लगाऊंगा के क्या फॉर्मूले को, सर तुमने एक बार फिर समझाना। मैंने बोला आज डेट है 11/5/2022। आज के टाइम में भारत के अंदर केवल 100 इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। केवल 100 इंडस्ट्रीज़ हैं और वो 100 इंडस्ट्रीज़ अभी 80,000 रुपये की इनकम को जनरेट करती हैं। राष्ट्रीय आय जो है वो 80,000 रुपये है। अभी ये सिनेरियो है। अब सरकार क्या कर रही है, एक इंडस्ट्री और ओपन कर रही है, एक, ठीक है। 101वां उद्योग खुलने जा रहा है, एक नई कंपनी, एक नया निवेश। ये क्या है, ये नई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, नई निवेश है। ये एक और उद्योग खुलने जा रहा है जिसको खोलने के लिए 10,000 रुपये लगेंगे। और उस उद्योग के खुलने से मैंने आपको बोला कि जब भी निवेश होता है तो निवेश से क्या होगा, निवेश से आय का सर्जन होता है। पहले 80,000 रुपये की राष्ट्रीय आय आ रही थी, लेकिन अगर ये उद्योग लगा तो उससे अब हमारी राष्ट्रीय आय 1 लाख पे पहुंच जाएगी, 80 से 1 लाख पे पहुंच जाएगी। तो बेटा कितना चेंज आ रहा है राष्ट्रीय आय के अंदर, 20,000 रुपये का चेंज आ रहा है राष्ट्रीय आय के अंदर। केवल कितने रुपए लगाने से, केवल 10,000 रुपये अर्थव्यवस्था के अंदर अगर निवेश करेंगे तो राष्ट्रीय आय 20,000 से बढ़ जाएगी। तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, तो निवेश गुणक आएगा 2, जो कि आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कि आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर अर्थव्यवस्था के अंदर 10,000 रुपये लगाओगे तो भाई उससे 10,000 रुपये लगाओगे और निवेश गुणक 2 है, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो इनकम जो जनरेट होगी वो 20,000 होगी। निवेश गुणक आपको ये बताता है कि आय में वृद्धि जो है वो निवेश में वृद्धि की कितने गुना है, कितनी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रही है। तो मैंने जैसे आपको 3-4 तरीके से मैंने यहाँ पे आपको समझाया। पहले मैंने ग्राफ से भी बताया, अपने वाले एग्जाम्पल से भी बताया और इससे भी बताया। तो आई होप आप जो है समझ रहे होंगे कि ये क्या बता रहा है, किस चीज़ को, कि अगर अर्थव्यवस्था में एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उस एडिशनल इन्वेस्टमेंट से इनकम में कितने गुना वृद्धि होगी, उस वृद्धि को ही निवेश गुणक जो है शो करता है।
और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। अच्छा जी, अब जो है, अब ज़रा ध्यान से समझना है। ये तो हो गया कि निवेश गुणक क्या होता है, ठीक है, ये तो हो गया निवेश गुणक जो है क्या होता है। अब आपको ज़रा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा के तथा MPC के बीच संबंध, के और MPC के बीच में कैसा संबंध होता है, कैसा रिश्ता होता है। तो आप बोलेंगे कि के तथा MPC के बीच, के तथा MPC के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसका क्या मतलब होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध का मतलब ये होता है, प्रत्यक्ष संबंध का मतलब ये होता है सीधा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर MPC की वैल्यू बढ़ेगी तो भाई K की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर MPC की वैल्यू घटेगी तो भाई K की वैल्यू भी घटेगी। अगर यही होगा इसका मतलब, सीधा संबंध का मतलब क्या हुआ कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज़ घट रही है तो दूसरी भी घट रही है। और इसके साथ इसका आप क्या कर देंगे, इसके साथ आप इसका जो है फॉर्मूला लिख देंगे, अगर ये 2 से 3 नंबर में एग्ज़ाम में आता है तो। अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ये बात सही है, क्या ये इसका रिश्ता जो है इसके साथ सीधा है या नहीं है। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं अगर इसका संबंध आ जाता है तो। अब हम इसको ज़रा प्रूफ करके देखते हैं कि ये बात कहाँ तक ठीक है। पहले MPC ले लेते हैं, पहले MPC ले लेते हैं 0.5, ठीक है, 0.5 लेते हैं पहले। और इसको, ये जो 0.5 है, इसको इसके फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं, इसके फॉर्मूले में हम जो है इसको पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, के की वैल्यू हम निकाल के देखते हैं कि क्या आती है के की वैल्यू। के की वैल्यू जो आएगी भाई, यहाँ पे हम जब पुट कर देंगे 1 माइनस 0.5, ठीक है, 1 माइनस 0.5, तो ये 1 अपॉन में 0.5, अरे यार क्या दिक्कत हो रही है, ये आपका 0.5 ही आ जाएगा और ये आपका 2 आएगा, ठीक है, ये आपका 2 आ जाएगा। अब जो है, अभी मैंने 0.5 लिया तो आंसर 2 आया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो है कुछ और डिजिट लेता हूँ। अब मान लीजिए अब मैं लेता हूँ, अब मैं मान लो ले रहा हूँ 0.8 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं 0.8 रख के देखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 0.8 रख दूँगा, 1 माइनस 0.8, तो कितना आएगा? अगर मैं यहाँ से 0.8 को रख देता हूँ तो ये आएगा 1 अपॉन में 0.2, अब आएगा 5। तो जैसे ही मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने MPC की वैल्यू को बढ़ाया तो भाई K की वैल्यू भी बढ़ गई। तो ये प्रूफ हो गया कि भाई इसका जो रिश्ता है इसके साथ सीधा है। जैसे जैसे MPC की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे K की वैल्यू भी बढ़ती है। K का और MPC का आपस में सीधा संबंध होता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। इसी तरीके से आपको बोलेगा K तथा MPS के साथ संबंध। अगर हम अप्रत्यक्ष भी लिख सकते हो या विपरीत भी लिख सकते हो। इसके साथ जो संबंध होता है वो विपरीत होता है, ठीक है। विपरीत का मतलब होता है अगर MPS बढ़ेगा तो भाई K घटेगा, अगर MPS घटेगा तो भाई K बढ़ेगा। और चौथे में आपको लिख देना है इसके साथ फॉर्मूला, K इज इक्वल टू 1 अपॉन में MPS। ये आगे 4 रिश्ते लिख देने अगर एग्ज़ाम में आ जाता है। अब हम इसको प्रूफ करके देखते हैं कि ये बात कहाँ तक ठीक है। पहले मैं MPS ले लेता हूँ 0.2, ठीक है, पहले मैं MPS 0.2 ले लेता हूँ।
तो के का आंसर कितना आएगा, 1/में 0.2। तो आंसर आएगा आपका, जब आप यहाँ पे 0.2 रखेंगे तो आंसर आएगा आपका 5 आपका आंसर आएगा, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और 2 पंजे 10 होता है। अब हम जो है एम पी एस कुछ और ले लेते हैं। पहले हमने 0.2 लिया, अब हम 0.5 ले लेते हैं। तो जब आप 0.5 लोगे तो के का आंसर कितना आएगा, तो के का आंसर जो है आपका आएगा 2। तो जैसे ही मैंने एम पी एस की वैल्यू को बढ़ाया तो मेरा के का आंसर क्या हो रहा है, मेरा के का जो आंसर है वो आपका घट रहा है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में आपस में उल्टा संबंध है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, निवेश गुणक क्या होता है, निवेश गुणक का MPC के साथ, MPS के साथ, और ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ग्राफ से भी मैंने आपको बता दिया। अगर के 6 नंबर के क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करते हैं तो इस टॉपिक को कहते हैं निवेश गुणक की क्रियाविधि। निवेश गुणक की क्रियाविधि ये इस टॉपिक का नाम है, ठीक है। ये आपको समझना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फिक्स क्वेश्चन है एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर का जितने का भी आएगा। इसके अंदर वो एक आपको क्या बोलेगा, इसके अंदर वो आपको ये बोलेगा कि मेरे भाई एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से निवेश गुणक की क्रियाविधि को समझाइए। एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से, मतलब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सहायता से निवेश गुणक की क्रियाविधि बताइए, ये आपको वो पूछेगा। तो आपको उसको एक एग्जाम्पल देके एक टेबल बनानी है जिसमें आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझाना पड़ेगा। 2 तरीके से क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, या तो डेटा वो खुद ही गिवन कर देगा, ठीक है, या तो डेटा गिवन होगा कि ये डेटा लेके अब बता कैसे होगा, या डेटा जो है नॉट गिवन होगा, वो आपको बोलेगा खुद ही एग्जाम्पल ले ले भाई, वो आपको बोलेगा संख्यात्मक, वो आपको खुद बोलेगा कि एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से खुद ही एग्जाम्पल ले ले, खुद ही कर दे सब कुछ जो तुझे मानना है वो। तो जब गिवन होगा तब तो भाई जो उसने बोला है वही करना पड़ेगा, जब गिवन नहीं होगा तो हम अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी मान के कर सकते हैं। करना क्या है इसके अंदर, हमें देखिए, हमें इसके अंदर एक तालिका बनानी है, ठीक है। इस तालिका के मार्क्स हैं सारे के सारे। इस तालिका के अंदर आपको क्या करना है, इस तालिका के अंदर आपको 4 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम आपको बनाना है चक्र का, दूसरा आपको कॉलम बनाना है डेल्टा आई का, तीसरा आपको कॉलम बनाना है डेल्टा वाई का, चौथा आपको कॉलम बनाना है डेल्टा सी का, और पांचवा आप अगर बनाना चाहते हो तो ये बना सकते हो डेल्टा एस का। ये आपको जो है 5 कॉलम इसके अंदर बनाने हैं। अब ज़रा ध्यान से एक एक चीज़ को समझते रहेंगे, ये टेबल किस तरीके से फिलअप होगी। चक्र में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। अगर पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला तो हमें रिक्वायरमेंट है MPC की, और दूसरा हमें रिक्वायरमेंट है डेल्टा आई की। ये जो 2 डेटा हैं, या तो बेटा क्वेश्चन में वो खुद गिवन देगा कि मेरे भाई MPC इतना है और आई इतना है, इतना आई है, इतना MPC है, इसके साथ अब बता कैसे काम होगा। अगर वो खुद देगा तो फिर तो वही यूज़ करना पड़ेगा, और अगर वो खुद ना दे, जब डेटा नॉट गिवन है, वो बस कह रहा है एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से खुद ही बता कैसे होगा, तो हम अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी ले सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, MPC की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। आप ऐसी सिचुएशन, हाँ जी, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे जो टॉपिक का नाम है हमें पढ़ना है, हमारे जो टॉपिक का नाम है हमें पढ़ना है निवेश गुणक की क्रियाविधि, ये हमको पढ़ना है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ
इसके अंदर इसकी क्रियाविधि को किस तरीके से समझाया जाता है, इसके लिए हमको एक तालिका बनानी है, एक टेबल बनानी है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है, जिसके अंदर हमें दो चीज़ें लेनी पड़ती हैं, एक MPC और एक डेल्टा आई। या तो वो क्वेश्चन में खुद दे देगा कि MPC इतना ले लो और आई इतना ले लो और अब बताइए, या वो आपको बोलेगा तुम खुद ही ले लो। तो अगर आप वो बोले को तुम खुद ही एक संख्यात्मक उदाहरण से ले लो, तो ऐसी सिचुएशन में आप MPC 0.5 लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 100। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। जब भी वो खुद बोले तो हमेशा यही डिजिट लेना, ठीक है, और आपको कुछ नहीं लेना। आपको वैसे कुछ भी हो सकता है MPC 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन अगर हम 0.5 लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी, इसलिए अगर वो खुद बोले तो 0.5 ही लेना है। अब क्या करना है आपको, चक्र 1 के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, निवेश में वृद्धि आपको लिख देनी है 100 करोड़ की बात चल रही है। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश किया गया, ठीक है, कितना निवेश किया गया, 100 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, नई नई इंडस्ट्रीज़ लगी अर्थव्यवस्था के अंदर 100 करोड़ रुपए की। अब मैंने आपको अभी ऊपर ये समझाया कि जब एक अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश होता है तो नई नई इंडस्ट्री खुली है, नए नए उद्योग लगे हैं, तो निवेश करने से क्या होता है, निवेश करने से आय का सर्जन होता है। तो उस इंडस्ट्री में 100 करोड़ रुपए लगे हैं तो उतने रुपए तक की इनकम तो वहाँ से जनरेट होगी ही होगी। उस इंडस्ट्री को लगाने में अगर 100 करोड़ रुपए लगे हैं तो वहाँ से उतनी इनकम तो जनरेट होगी, क्योंकि बंदे वहाँ पे काम करेंगे तो जरूरी है। हाँ जी, अबे भाई, तो जब इंडस्ट्री खुली है तो भाई बंदे तो, इंडस्ट्री खुली है तो बंदे काम करेंगे तो इनकम जनरेट होगी वहाँ से। इंडस्ट्री खुली है तो काम के लिए तो खुली है, उत्पादन करने के लिए खुली है, तो भैया ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि 100 अभी 100 करोड़ का निवेश करें तो 100 करोड़ ही होंगे। इतनी की 100 तो करोड़ से ज्यादा हाँ, ज़्यादा भी हो सकती है। अभी हम ये मान रहे 100 करोड़ की तो होगी, हाँ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम क्वेश्चन को अज्यूम के लिए हमारी कैलकुलेशन सब इजी है, अभी आप इसको 100 करोड़ ही ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, आय से क्या होगा, अब आय दो जगह जाती है, या तो उपभोग या बचत में, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हमने समझा था कि y इज इक्वल टू C+S होता है, बिल्कुल इसी तरीके से एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा C और डेल्टा S होता है, कि जो एडिशनल इनकम जो होती है, जो एडिशनल इनकम होती है वो भी कहाँ जाती है, या तो कंज्यूम होगी या सेव होगी। कितनी कंज्यूम होगी और कितनी सेव होगी, ये MPC और MPS पे डिपेंड करता है। अब मैंने MPC कितना ले लिया इसके अंदर, मैंने MPC मान लिया 0.5, तो 0.5 का मतलब है आधा। तो अगर 100 करोड़ की इनकम जनरेट हो रही है तो 50 करोड़ जाएंगे कंज्यूम में और 50 करोड़ जाएंगे सेव में, क्योंकि मैंने MPC 0.5 ले लिया है। इस वजह से अगर मैं ये मैंने अज्यूम करा है, ये माना है मैंने, ये माना है, ये दोनों चीज़ें। और मैं क्या कह रहा हूँ, आपको वो बोलेगा कि एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से आप बताइए, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कि मैं ये चीज़ें मान रहा हूँ। MPC 0.5, निवेश में वृद्धि 100 करोड़, ये आपको लिखना पड़ेगा पहले, ये मैंने अपनी तरफ से माना। अब डेल्टा आई हो तो फिर ये 1000, हाँ, तो ये 1000 होगा, ये 1000 होगा, ये 500 होगा, ये 500 होगा। जो डिजिट यहाँ पे लोगे वही फिर आगे प्रोसेस होगी सारा का सारा। अब ज़रा ध्यान से समझिए, आय से निवेश से आय का सर्जन होता है, आय से उपभोग हुआ, 50 करोड़ चले गए उपभोग में, 50 करोड़ चले गए सेव में। 50-50 कैसे हो गया, क्योंकि MPC मैंने 0.5 लिया है। अगर मैं यहाँ 0.7 ले लूँ MPC को तो 70 इधर आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा। अगर मैं 0.4 ले लूँ तो 40 इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा। तो जो भी आप MPC लोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा इजी है 0.5 ले लीजिए। अब ज़रा ध्यान से समझना है बेटा, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक ही ट्रांजैक्शन एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा होता है तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होती है। ये मैंने कल भी बताया था आपको। जैसे कि मान लीजिए सरकार जो है सीनियर सिटीज़न को पेंशन दे रही है,
तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, और उसको मिल रही है तो उसके लिए इनकम है। या एक और एग्जांपल समझिए, मान लो मेरे को भूख लग रही है, अभी मेरा मन कर रहा है मोमोज़ खाने का, ठीक है, तो मैं गया मोमोज़ की शॉप पे और 50 रुपये के मोमोज़ खाई आया। मैंने 50 रुपये का उपभोग कर लिया, ठीक है, मैंने क्या कर लिया, मैंने 50 रुपये का उपभोग कर लिया, लेकिन मेरी तरफ से तो खर्चा हो गया। मैंने 50 रुपये किसको दिए, मैंने 50 रुपये दिए मोमोज़ वाले को, वो उसके पास 50 रुपये गए, मेरे लिए उपभोग है, लेकिन उस मोमोज़ वाले के लिए 50 रुपये की इनकम है ना भाई। हम जब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ उपभोग कर रहे हैं, मतलब हम कुछ खरीद रहे हैं किसी से, तो उस बंदे के पास पैसे जाएंगे, उसके लिए तो वो चीज़ इनकम होगी ना। तो अगर मान लो मेरे पास 100 रुपये आए, उस 100 रुपये में से मैं 50 रुपये कंज्यूम कर रहा हूँ और 50 रुपये सेव कर रहा हूँ, तो ये जो 50 रुपये में कंज्यूम कर रहा हूँ, तो ये किसी को तो मिलने होंगे ना, मैं कुछ खरीद रहा हूँ ना, उससे कोई गुड्स खरीद रहा हूँ मैं, तो उस बंदे के लिए वो चीज़ इनकम होगी, उसके लिए ये चीज़ आय का काम करेगी। तो ये 50 आ जाएगा यहाँ पे, उसकी आय में 50 से वृद्धि हो जाएगी। जैसे मैंने बोला मुझे भूख लग रही थी, मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 50 रुपये के मोमोज़ खा लिए, तो भाई मेरी तरफ से 50 रुपये का उपभोग हो रहा है, लेकिन मोमोज़ वाले की इनकम में 50 रुपये की वृद्धि हो रही है। एक ही ट्रांजैक्शन एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से उपभोग है, तो दूसरे के लिए इनकम है, उसके लिए तो आय में वृद्धि हो रही है ना 50 रुपये की। अब वो मोमोज़ वाला, उसके पास 50 रुपये आ गए, मैंने इसको 0.5 मानना है, तो इसका मतलब है वो 25 रुपये उपभोग करेगा और 25 रुपये सेव करेगा। ये सब हमारी अजम्पशन के ऊपर चल रहा है। अब वो जब उसने 25 रुपये का उपभोग करा, मतलब उसने कुछ ना कुछ खरीदा होगा किसी व्यक्ति से, तो वो उसके लिए इनकम कहलाएगी 25 की, और मैंने MPC 0.5 माना है, तो ये फिर 12.5 इधर, 12.5 इधर, फिर उस बंदे ने 12.5 का उपभोग किया, तो वो फिर आगे और वो अगले बंदे के लिए इनकम हो जाएगी, फिर 6.25 इधर, 6.25 इधर। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे आधा कर दिया, ये फिगर यहाँ आधा कर दिया, ये फिगर यहाँ आधा कर दिया, ये फिगर यहाँ आधा कर दिया, और ये प्रोसेस इसी तरीके से क्या होगा, ये प्रोसेस इसी तरीके से जो है क्या होगा, इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है ये आपको चलाते रहना है यहाँ 10 तक। ये अपना आप ऑटोमेटिक, अब ये कम होता जा रहा है ना, आप देख रहे हैं ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका जो है कम होता जा रहा है, और ये 10वें राउंड पे आके क्या हो जाएगा, 10वें राउंड पे जब आप इसको लेके आओगे, जैसे ये 3.75 है, तो ये आ जाएगा 1.875, 1.875, फिर ये आ जाएगा 1.875, एंड ये हो जाएगा आपका 0.93, 0.93, ऐसे ये 0.93 यहाँ आ जाएगा, और इसको यहाँ कर देते हैं 0.46, 0.46। आप सारा बनाना चाहते हो बना सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इतना छोड़ सकते हो। यहाँ पे इतने राउंड 3-4 राउंड बना के दिखा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल आपको बनानी है। क्या हुआ दोबारा समझिए, पहले मैंने यहाँ पे खुद माना कि MPC 0.5 है और निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि हो रही है, ये मैंने खुद माना है अपनी तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि अगर निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि हो रही है, तो आय में भी 100 करोड़ की वृद्धि होगी, क्योंकि मैंने बोला निवेश से आय का सर्जन होता है। अब आय में अगर 100 करोड़ की वृद्धि हो रही है, तो ये 50-50 कैसे हो गया, ये मेरी मान्यता है कि मैंने MPC 0.5 माना है कि मेरी आय में जितनी भी वृद्धि होगी उसका आधा उपभोग करूँगा, आधा सेव करूँगा, इसलिए 50 इधर आ गया और 50 इधर आ गया। फिर ये 50 इनकम कैसे बन रही है, चक्र 2 में, ये मैंने आपको बोला कि एक ट्रांजैक्शन एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से उपभोग होता है, तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होती है, इसलिए ये जो उपभोग हो रहा है 50 का, ये अगले बंदे के लिए इनकम है। फिर मैंने माना ये 0.5, तो इसलिए ये 25-25 इधर आ गए। फिर ये जो 25 का उपभोग कर रहा है, किसी के लिए तो इनकम होगी ना, तो अगले राउंड में ये इनकम में आएगा, फिर इसका आधा, फिर ये ऐसे ऐसे कर करके आपको ये पूरी टेबल बना देनी है। तो अगर आप जब यहाँ पे करोगे डेल्टा आई, तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, केवल यही है 100 करोड़, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये सब, ये यूं पूछ रहा था कि भैया अगर जैसे हम 4 तक छोड़ देते हैं, 4 हाँ तक छोड़कर फिर जाके 10 कर दे रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 4 तक छोड़ देना, इतना टाइम मत वेस्ट करना।
4 तक भी काम चल जाएगा। अब क्या करना है, तो डेल्टा आई का अगर हम करेंगे 100 आएगा। डेल्टा वाई का जब आप करोगे, डेल्टा वाई का तो बेटा 100 ये है, 150 ये है, 150 तो यही है, और जब बाकी का आप इसका करोगे तो ये 25 आएगा, तो ये यहाँ पे 200 आएगा। ठीक है, और इनकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप ऐसे ही निकाल सकते हो। 200 है, एमपीसी मैंने 0.5 माना है, तो ये 200 का आधा आधा जाएगा, 100 इधर 100 इधर, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसका सम करके आपको जो है दिखाना है यहाँ पे। अब जो है ये डेल्टा वाई 200 कैसे आया, अगर आप ये पूछ रहे हो डेल्टा वाई 200 कैसे आया, तो आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। फॉर्मूला है के इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ये के का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है ये वाला, के इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, ये वाला फॉर्मूला होता है। मैंने एम पी सी 0.5 माना है, तो मैं 0.5 जब मानूंगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2। अब इस 2 को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, 2 इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई, और डेल्टा आई कितना था 100, तो ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, 100 को इससे गुणा कर दूंगा, तो 200 इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई। ऐसे आप निकाल सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि 200 कैसे आएगा। बट आपको अगर वो खुद बोलेगा एक संख्यात्मक उदाहरण से, तो आपको फिगर याद ही होगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 यहाँ, 200 यहाँ, 100 यहाँ, 100 यहाँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करके दिखाना है कि निवेश गुणक कितना आ रहा है। डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू डेल्टा आई इज़ इक्वल टू 200 अपॉन में 100 इज़ इक्वल टू 2, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू जो है ये आपकी 2 आ गई। आपको क्या करना है, अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि भाई निवेश गुणक की क्रियाविधि बता, 5 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली बात तो ये उदाहरण खुद ही अपनी तरफ से अज्यूम करना है। ये तालिका आपको बनानी है जैसे मैंने बनाई है, और इस तालिका के नीचे आपको क्या करना है, इस तालिका के नीचे ये के की वैल्यू जो मैंने आपको निकाल के दिखाई है, ये के की वैल्यू किस तरीके से आई है ये, और जो ये तालिका ऊपर बनी है इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, जैसे कि चक्र 1 में क्या हो रहा है ये आपको उसको बताना पड़ेगा। एक दो स्टेप आपको इसके लिखने पड़ेंगे इस तालिका के नीचे। क्या लिखना है ये ज़रा मैं आपको बताता हूँ। पहले आप चक्र 1 में क्या लिखेंगे, चक्र 2 में क्या लिखेंगे, ये ज़रा आप समझिए ध्यान से। सबसे पहले आप लिखेंगे इस तालिका के नीचे एक्सप्लेनेशन, कि चक्र 1 में जो हो रहा था उसी को थ्योरेटिकल लिखना है। चक्र 1 में निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि होती है, उस 100 करोड़ की वृद्धि होने से आय में भी 100 करोड़ की वृद्धि होती है, ये लिखेंगे आप हिंदी में। क्योंकि हमने एमपीसी 0.5 माना है, इसलिए आय में 50 करोड़ और बचत में 50 करोड़ की वृद्धि होती है। यही हो गया, पूरा लाइन लिख दिया हमने, जो चीज़ हो रही थी उसको हमने थ्योरेटिकल में लिख दिया कि वो क्या कहना चाह रहा है। फिर लिखेंगे चक्र 2 में, चक्र 2 में आप लिखेंगे कि ये 50 यहाँ कैसे आ गया, ये आय में वृद्धि में 50 कैसे आ गया। फिर आप लिखेंगे चक्र 2 में क्योंकि उपभोग में 50 करोड़ की वृद्धि हो रही थी, इसलिए चक्र 2 में आय में 50 करोड़ की वृद्धि होगी, ये आप लिखेंगे। फिर ऐसे ही क्योंकि हमने एमपीसी 0.5 माना है तो 25 इधर 25 इधर, तब आप क्या बोलोगे कि भाई ऐसा क्या यहाँ तक करना है क्या, ऐसे एक्सप्लेन चक्र 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 2 चक्र एक्सप्लेन करने हैं, चक्र 1 और चक्र 2। आपको उसके बाद लिख देना है कि ऐसा चक्र 10 तक जो है चलता रहेगा, यहाँ तक ऐसा जो है चक्र 10 तक चलता रहेगा। लेकिन चक्र 1 और चक्र 2 ये तो आपको लिखने हैं जैसे मैंने आपको समझाए हैं, और उसके बाद लिख देना है कि ऐसा चक्र 10 तक चलता रहेगा, बस। उसके नीचे ये के की वैल्यू को आप फाइंड आउट करके दिखा देंगे और कुछ नहीं। इस तरीके से इस 5 नंबर के क्वेश्चन को आपको जो है अटेम्प्ट करना है, और इसके अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दो तीन क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझेंगे। इसको कहते हैं निवेश गुणक की अनुकूल और
प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल क्रिया, इसको ज़रा समझ लीजिए, ये 2 मार्क्स का एग्ज़ाम में आ सकता है। अनुकूल प्रतिक्रिया क्या होती है और प्रतिकूल प्रतिक्रिया क्या होती है। अगर वो आपसे अनुकूल पूछ रहा है, अनुकूल का मतलब क्या है, अनुकूल का मतलब सिंपल सी बात है, अनुकूल का मतलब होता है पॉजिटिव वे, सही डायरेक्शन में जाना। प्रतिकूल का मतलब होता है गलत डायरेक्शन में जाना। तो आप लिखेंगे अनुकूल का मतलब होता है कि भाई जब अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश बढ़ने से आय में जब वृद्धि होती है, मैंने ऊपर बोला कि भाई निवेश में जब वृद्धि होती है तो निवेश की वजह से आय में वृद्धि होती है। तो जब निवेश की वजह से आय में वृद्धि होती है तो इसे निवेश गुणक की अनुकूल प्रक्रिया कहते हैं। और जब भाई जैसे आय में निवेश में बढ़ने से आय में वृद्धि हो रही है, तो इसी तरीके से अगर निवेश घट जाए तो आय भी घटेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे निवेश गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया। तो ये भी एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछा जाता है कि निवेश गुणक की अनुकूल और निवेश गुणक की प्रतिकूल क्रियाएं क्या होती हैं, ये बताइए। अनुकूल का मतलब है निवेश बढ़ने से आय बढ़ेगी और प्रतिकूल का मतलब होता है कि निवेश घटने से आय घटेगी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछेगा कि निवेश गुणक का न्यूनतम व अधिकतम मान क्या होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए ज़रा, अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया, 1/, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो MPC 0 हो सकता है, हाँ जी MPC तो 0 हो सकता है। और अगर किसी भी डिजिट के नीचे 0 आ जाए तो मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है। तो 1/, 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। अच्छा जी ठीक है। क्या MPS की वैल्यू, चलो ये तो 0 हो गई, क्या MPS की वैल्यू 1 हो सकती है। हाँ जी MPS की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो 1, ये तो 1 ही हो जाएगा, 1/1 तो 1 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 होती है ना, 1 इसकी न्यूनतम वैल्यू होती है मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ये मैक्सिमम है। ये इसका अधिकतम मान है। मतलब कि मिनिमम तो होगी 1 और मैक्सिमम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50 कुछ भी हो सकती है। मैक्सिमम की इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये भी 2 मार्क्स के अंदर इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, ये भी आ सकती है। अनुकूल और प्रतिकूल प्रक्रिया क्या होती है, ये भी आ सकता है। ठीक है, 5 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका MPC MPS के साथ संबंध, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये अल्पकालीन संतुलन उत्पादन के अंदर। तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना बेटा, अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, जो 3 नंबर का क्वेश्चन आना है वो इसी चैप्टर से आना है, अल्पकालीन संतुलन उत्पादन से। संतुलन वाला ही क्वेश्चन आएगा, संतुलन पे ये निकालो, फलाना निकालो, ढिमकाना निकालो, तो वो संतुलन पे ही क्वेश्चन आएगा। तो आखिर किस तरीके से उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट किया जाता है वो हम अगली क्लास के अंदर सीखेंगे। किस तरीके से K, MPC, MPS, CY, S, C बार, S बार, ये सब कैसे निकालते हैं। और 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, C फलन से S फलन और S फलन से C फलन किस तरीके से निकालते हैं, ये हम जो है कल की कक्षा के अंदर सीखने वाले हैं।